everybody, I hope you all are doing good. I am Deepika from LearnoHub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री only at learnohub.com. आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर एंड द चैप्टर इज अबाउट सीड्स. सीड्स का स्ट्रक्चर एंड देयर जर्मिनेशन. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. हम फ्लावर के बारे में पढ़ चुके हैं, फिर हम पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन पढ़ चुके हैं. तो आज इस सेशन में हम कंप्लीट करेंगे अपने सीड्स को. तो सीड्स जो बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे फ्रूट्स के अंदर, वो कैसे होते हैं और वो जर्मिनेट कैसे होते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. इससे पहले कि हम सीड्स को समझना शुरू करें, बहुत इंपॉर्टेंट है दो और टर्म्स को समझना जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वन इज फ्रूट एंड अनदर वन इज ग्रेन. ठीक है, फ्रूट तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. फ्रूट किससे बनता है? सो डू यू रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर, दिस फीमेल reproductive structure of a flower? So this, the first one, the top portion is stigma. So then this one is called as style, and at the last the swollen structure is called ovary. तो ओवरी जो होती है ना, ओवरी एक स्वॉलन सा स्ट्रक्चर होती है. ठीक है, ओवरी के अंदर हमें ऐसे ही कुछ माइन्यूट स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं और इनको हम बुलाते हैं ओव्यूल्स. ठीक है, तो ओव्यूल, एक ओवरी क्या है? ओवरी बेसिक एक फ्रूट क्या है? तो फ्रूट बनता है इस ओवरी से. सो फ्रूट इज एन एनलार्ज राइपन्ड ओवरी. तो मतलब जब एक फ्लावर जो है वो मैच्योर हो जाएगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये ओवरी ग्रो करती जाएगी साइज में. ग्रो करते करते ये राइप हो जाएगी और वही राइपन्ड ओवरी को हम बुलाते हैं हमारा फ्रूट. ठीक है, तो अब फलों का राजा कौन? आम. ठीक है, तो आम को, एक मैंगो को के बारे में सोचो तो मैंगो के बाहर ना एक कवरिंग होती है, एक लेयर सी होती है जिसके अंदर पल्प होता है. और सो दिस इज द लेयर, राइट? दिस इज द येलो वन इज द पल्प, और उसके अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर है, जो हार्ड वाला स्ट्रक्चर होता है जिसे हम गुठली बुलाते हैं, राइट? दिस इज व्हाट, दिस इज अ सीड. तो यहाँ पर फ्रूट का क्या काम हुआ? फ्रूट का काम है सीड्स को प्रोटेक्ट करना एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. सो दीज आर द फ्रूट्स, राइट? दूसरा टर्म हमारा आता है ग्रेन. तो ग्रेन्स क्या हैं? तो हमने देखा कि ओवरी जब मैच्योर होगी तो वो बनाएगी फ्रूट, और जब ओव्यूल्स मैच्योर होते हैं तो वो बनाते हैं सीड्स, और सीड्स के अराउंड होते हैं कुछ सीड कोट. ठीक है, वैसे ही जो ओवरी की वॉल होती है ना, तो ओवरी की वॉल से क्या बनता है? ओवरी की वॉल से बनती है फ्रूट की वॉल. तो इसका मतलब कि ये जो इस फ्रूट की ये जो वॉल है ना, ये किससे बनी है? ये ओवरी की वॉल से बनी है, राइट? तो यहाँ पर अब नेक्स्ट टर्म आ जाती है हमारी ग्रेन. ग्रेन क्या है? ग्रेन एक तरह से एक एक्चुअल फ्रूट है जिसमें फ्रूट की वॉल भी है और सीड का कोट भी है, जिसमें सीड कोट भी है और फ्रूट की वॉल भी है, और ये दोनों आपस में फ्यूज होके एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. फ्रूट का एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे कि मैंगो इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फ्रूट. वहीं पर चेरी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रूट. देन पी पॉड. ठीक है, पी का पॉड मतलब ये जो छिलका है ना, मटर का छिलका, सो दिस इज अ फ्रूट. ठीक है, तो ये फ्रूट है, राइट? रिमेंबर दैट. अब यहाँ पर अगर हम ग्रेन की बात करें तो मेज, भुट्टा सबने खाया है. ठीक है, तो जो भुट्टा होता है ना, ये जो दाने हम खाते हैं, दीज आर बेसिकली द ग्रेन्स. वैसे ही व्हीट के दाने, सो दे आर ऑल्सो द ग्रेन्स, राइट? अब हम चलते हैं सीड की तरफ. तो सीड क्या है? तो अगर हम सीड की बात करें, सीड है एक राइपन्ड ओव्यूल. तो
ओवरी क्या बना रही है? ओवरी बना रही है फ्रूट। आई एम राइटिंग दिस अगेन एंड अगेन ताकि आप भूलो नहीं, ठीक है। और फिर ओव्यूल्स जो हैं वो बना रहे हैं सीड्स, राइट। तो सीड क्या है? सीड इज बेसिकली अ राइपन्ड ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद जो राइपन्ड ओव्यूल होता है वो बनाता है हमारा सीड। तो सीड जो होता है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि सीड के अंदर ही होता है वो छोटा सा स्ट्रक्चर जिसे हम बुलाते हैं एम्ब्रायो, और इसी एम्ब्रायो से डेवलप होता है एक नया प्लांट, राइट। तो सीड के एम्ब्रायो कहाँ होता है? एम्ब्रायो होता है सीड के अंदर। सीड इसी एम्ब्रायो से बनता है एक नया प्लांट। अब सीड कोट, अब ये जो पूरा सीड है इसके अराउंड एक कोट होता है जो कि एम्ब्रायो को प्रोटेक्ट करता है ताकि इस एम्ब्रायो को किसी भी तरह का डैमेज ना हो, ठीक है। सो इट प्रोटेक्ट्स दिस एम्ब्रायो फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज, राइट। तो एम्ब्रायो बेसिकली एक टाइनी प्लांट होता है, ठीक है, एक टाइनी लिविंग प्लांट होता है सीड के अंदर। क्लियर? तो अभी डोंट वरी, जस्ट रिमेंबर दीज टर्म्स, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना वैसे वैसे आपको हर एक चीज समझ आती जाएगी कि हम एम्ब्रायो को एक टाइनी लिविंग प्लांट क्यों बुला रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो टाइनी लिविंग प्लांट है ये बनता है किससे? मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से। वो जो पॉलिनेशन हुई थी, फिर पॉलन ट्यूब में मेल गैमीट आया था, फिर उसने एग सेल के साथ फ्यूज किया था, तब बना था ये एम्ब्रायो। तो एम्ब्रायो के अंदर एम्ब्रायो ही होता है एक टाइनी सा लिविंग प्लांट जिससे एक नया प्लांट आता है, ठीक है। तो इतनी सी इंफॉर्मेशन क्लियर हुई है, क्योंकि अब जो हम पढ़ेंगे ना उसमें हम और ज्यादा चीजें जानेंगे अपने सीड के बारे में। नाउ कमिंग ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सीड। तो सीड जो है ना वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो ये मैंने ना एक ऐसा सीड लिया है जैसे कि एक मटर का दाना होता है या फिर एक चिक पी होता है। तो सफेद छोले सबने खाए हैं, छोले भटूरे सबने खाए हैं। तो वो जो सफेद वाला चना होता है ना उसको भी अगर हम चाहे तो ऐसे दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वैसा ही हमने एक छोला यहाँ पर दिखाया है, एक सीड दिखाया है। तो यहाँ पर इस सीड में अगर आप देखोगे ना तो इस सीड में जो एम्ब्रायो वाला स्ट्रक्चर है ना वो ये है। सो दिस इज दैट एम्ब्रायो जिससे एक नया प्लांट बनता है। तो ये जो एम्ब्रायो है ना इट इज डिवाइडेड इनटू फ्यू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज प्लिम्यूल। तो ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं दिस इज प्लिम्यूल, और ये फ्यूचर शूट है। मतलब कि जो प्लिम्यूल वाला हिस्सा है वो इन फ्यूचर प्लांट की शूट बनाता है। तो रूट सिस्टम शूट सिस्टम याद है, क्लास 6 में हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था तो वो हिस्सा प्लांट का जो जमीन से ऊपर होता है उसे हम शूट सिस्टम बुलाते हैं, और वो हिस्सा प्लांट का जो जमीन से नीचे होता है उसे हम रूट सिस्टम बुलाते हैं। सिंपल, राइट। तो ये है हमारा प्लिम्यूल, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसे हम बुलाते हैं रेडिकल, ठीक है। तो ये जो रेडिकल होता है ये है हमारा फ्यूचर रूट, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि मैम अगर हम कंफ्यूज हो गए कि प्लिम्यूल से क्या बनता है और रेडिकल से क्या बनता है, तो बहुत ही इजी है। R फॉर रेडिकल एंड R फॉर रूट एंड P फॉर प्लिम्यूल बट S फॉर शूट, ठीक है। तो याद रहेगा ना प्लिम्यूल और रेडिकल, राइट। अब इसमें ना बीच में आपको दोनों ही तरफ ये कुछ बड़े बड़े से स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। सो दीज आर द कॉटिलिडन्स। क्या बुलाते हैं हम इनको? कॉटिलिडन्स, ठीक है। कॉटिलिडन्स को हम सीड लीव्स भी बुलाते हैं, और इन्हीं कॉटिलिडन्स को हम फ्यूचर लीव्स भी बुलाते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सीड, ठीक है। और सीड में क्या होता है अब थोड़ा और जानते हैं सीड के बारे में। तो जो सीड्स है ना दे यूजुअली रिमेन इनएक्टिव, ठीक है। जब भी एक एम्ब्रायो निकलता है ना, तो जब ये सीड है ना, सीड के अंदर जो एम्ब्रायो है ये ना इनएक्टिव होता है, मोस्टली ये डॉर्मेंट स्टेट में होता है जब कंडीशंस उसके फेवर में नहीं होती हैं। मतलब
कंडीशंस फेवर में नहीं होती है मतलब एक उसको कुछ ऐसी कंडीशंस नहीं मिलती हैं जिससे वो ग्रो कर सके, या तो टेम्परेचर सही नहीं है या लाइट सही नहीं है या कोई और कंडीशन है, ठीक है। तो उस केस में एम्ब्रायो इनएक्टिव स्टेज में होता है, डॉर्मेंसी स्टेट में होता है, और जब यहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो यही सीड जर्मिनेट करना शुरू कर देता है, ठीक है। उसके बाद ये जो सीड्स होते हैं ना, इनमें होते हैं कुछ एंडोस्पर्म भी, राइट। तो हमने क्या पढ़ा, हमने एक सीड देखा, कुछ ऐसा सा हमने एक सीड देखा जिसके हमने एक बड़ा सा स्ट्रक्चर देखा जिसे हमने बुलाया था कॉटिलिडन्स, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म होता है और एंडोस्पर्म ही उनका फूड रिजर्व होता है। तो यहाँ पर वो सारा खाना होता है जो इस एम्ब्रायो को जर्मिनेशन के लिए चाहिए। तो इसका मतलब है कि जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी और ये एम्ब्रायो जर्मिनेट करना शुरू करेगा तो उस टाइम पर जो खाना है, अब एक छोटा सा बच्चा है हमारे घर में, एक छोटा सा बच्चा हमारे घर में आया, तो अब क्या वो बच्चा खुद खाना खा पाएगा? नहीं, वो ग्रो करेगा लेकिन उसको खाना हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पर एम्ब्रायो भी एक तरह से एक छोटा सा बच्चा है जिसको खाना एंडोस्पर्म से मिल रहा है, ठीक है। तो ये एंडोस्पर्म, कॉटिलिडन्स, सब कुछ धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा, जस्ट डोंट वरी, ओके। अब जो सीड्स है ना, दे आर वेरी टफ, ठीक है। तो सीड के अंदर एम्ब्रायो है, रिमेंबर दैट एम्ब्रायो इज नॉट दैट टफ, एम्ब्रायो छोटा सा बेबी है तो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है हमारा सीड। तो जो सीड होता है ना, इट इज वेरी टफ, इट कैन विदस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशंस। मतलब अगर कंडीशंस फेवर में नहीं है, बहुत धूप है या बहुत गर्मी है या पीएच बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा लाइट है, उन कंडीशंस में भी जो हमारा सीड है वो जिंदा रह सकता है, ठीक है। सो टेम्परेचर, ड्रॉट, कैसी भी, पानी कम है, पानी ज़्यादा है, टेम्परेचर सही नहीं है, हर कंडीशन ये सीड झेल सकता है। सो इट इज़ दैट टफ, राइट। नाउ सम सीड्स आर नोन टू रिमेन डॉर्मेंट अप टू 100 years और मोर। तो कई सीड्स ऐसे होते हैं जो 100 years से भी ज़्यादा डॉर्मेंट स्टेट पे रहते हैं। डॉर्मेंट स्टेट मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट इनएक्टिव स्टेट। तो इनएक्टिव रहते हैं और जब इनके पास फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तब ये ग्रो करना शुरू करते हैं। तो सोचो 100 साल तक, मतलब 100 years इज अ लॉन्ग लाइफ स्पैन, राइट। आजकल बहुत कम लोग हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं जो 100 years तक जीते हैं। तो उतने टाइम तक भी ये डॉर्मेंट रह सकते हैं और फेवरेबल कंडीशंस आने पे ये ग्रो करते हैं, right? So I hope this is clear. Now we will be talking about the classification of seeds. थोड़ा थोड़ा और जानेंगे, कुछ और नई टर्म्स के बारे में समझेंगे। तो हमने सीड्स को क्लासिफाई किया है उनके साइज के बेसिस पर। जैसे कि कुछ ऐसी सीड्स हैं जो बहुत छोटी हैं, मतलब वो बेयरली हमें आई से दिखाई देती है। स्ट्रॉबेरी किस किस ने खाई है? सबने खाई है। मैंने आज तक जितनी स्ट्रॉबेरी खाई है ना वो खट्टी निकली हैं, तो अब मेरा स्ट्रॉबेरी खाने का मन नहीं करता है। तो आप मुझे बताओ कि आपने खाई है ना, और आपकी मीठी निकली या नहीं निकली? मेरी तो खट्टी निकलती है हर बार। तो अगर आपने उस स्ट्रॉबेरी को ध्यान से देखा हो ना, तो उसके ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक छोटा सा एक गड्ढा सा होता है और गड्ढे के अंदर होते हैं सीड्स, ठीक है। सो दीज आर बेयरली विजिबल थ्रू आईज। तो इसका एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी सीड्स एंड द पॉपी सीड्स, राइट। नाउ देर आर सम सीड्स विच आर क्वाइट लार्ज, थोड़े बड़े होते हैं, जैसे कि आम की गुठली। सबने देखी है आम, तो सबने खाया होगा, बहुत मैक्सिमम लोगों का फेवरेट होगा आम, ठीक है, मेरा तो है। तो यहाँ पर ये जो मैंगो है ना, मैंगो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रूट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट नहीं बट बहुत ही टेस्टी फ्रूट है, और इसके बीच में जो गुठली होती है ना, दैट इज द सीड। तो ये जो सीड होता है ये एज कंपेयर टू स्ट्रॉबेरी सीड ये काफ़ी बड़ा है और हम इजीली इसको देख सकते हैं। तो वैसे ही प्लम किस किसने खाया है? तो मैंने तो बचपन में पेड़ से तोड़ तोड़ के प्लम खाए हैं, बहुत मज़ा आता था। बस रुकती थी, हम फटाफट से पेड़ों पे चढ़ते थे और सारे के सारे प्लम खा जाते थे। सो wonderful time we had. Okay, so now coming on to the largest seeds. तो कोकोनट,
नारियल का पानी किस किसने पिया है? सबने ही पिया होगा। तो उसके अंदर, कोकोनट के अंदर ही कोकोनट का सीड होता है। सो द एग्जाम्पल ऑफ द लार्जेस्ट सीड इज कोकोनट एंड ऑल्सो द डबल कोकोनट। तो डबल कोकोनट कई लोगों ने पहली बार सुना होगा, कई बच्चों ने। तो ऐसा ही कोकोनट होता है ना, लेकिन ये जो कोकोनट होता है ना, ये कुछ ऐसे डिवाइडेड होता है। बहुत क्लियरली हमें इसके दो कॉटिलिडन्स, दो साइड्स देखने को मिलती हैं और दोनों साइड में अपना अपना सीड होता है। सो दिस इज डबल कोकोनट। ठीक है, तो शेप, साइज, स्ट्रक्चर जो होता है ना सीड का, वो वेरी करता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट को। ठीक है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट सभी सीड्स का बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है। ओके, तो इतना समझ आ गया क्लासिफिकेशन तक, क्योंकि अब जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें काफ़ी नई टर्म्स होंगी और काफ़ी समझने वाली चीज़ें होंगी। सो वी विल बी स्टार्टिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ सीड्स ऑन द बेसिस ऑफ द एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म हमने पढ़ा था, क्या बताया था मैंने? एक तरह से हमारा एक फूड रिजर्व है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसमें खूब सारा खाना भरा होता है और जब एक एम्ब्रायो ग्रो करने लगता है तो उसकी नरिशमेंट में एंडोस्पर्म उसकी हेल्प करता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कितनी तरह के सीड्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म, याद करो हमने एक टर्म पढ़ी थी जब हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ा था एंजियोस्पर्म्स में। तो हमने वहां पर एक टर्म पढ़ी थी डबल फर्टिलाइजेशन। याद है? सबको याद है डबल फर्टिलाइजेशन? तो डबल फर्टिलाइजेशन का ये मतलब था कि जब पॉलिनेशन हुई, पॉलिन ट्यूब बनी, तो उस पॉलिन ट्यूब में दो मेल गैमीट्स आए थे। एक मेल गैमीट फ्यूज कर गया था एग सेल से और उसने क्या बनाया था? एक एम्ब्रायो बनाया था, एक जाइगोट बनाया था। ठीक है, दूसरा जो मेल न्यूक्लियस आया था वो फ्यूज कर गया था इसी एम्ब्रायो सैक के दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ। मतलब एक लार्ज सेंट्रल सेल था, उसके बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई थे, इनके साथ आके ये फ्यूज कर गया था और इसे हमने बुलाया था, इस पूरे को हमने बुलाया था ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूजन से बना था एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। याद आ गया एंडोस्पर्म कहाँ से आया? तो अब यहाँ पर ये जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंडोस्पर्म, हमने सबसे पहला जो हमारी क्लासिफिकेशन है दैट इज एल्ब्यूमिनस सीड्स, राइट? एल्ब्यूमिनस या फिर एंडोस्पर्मिक, मतलब ऐसे सीड्स जिनके अंदर एंडोस्पर्म है। क्लियर? तो इसमें जो कॉटिलिडन्स है, क्योंकि यहाँ पर बीच में एंडोस्पर्म है तो यहाँ पर कॉटिलिडन्स थिन और मेम्ब्रेनस होते हैं और ज्यादा जगह पर क्या है? सिर्फ एंडोस्पर्म है, राइट? तो इसमें पहला फर्दर सब टाइप है दैट इज मोनोकॉट एल्ब्यूमिनस सीड। मतलब जो मोनोकॉट एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल सीरियल, मिलेट्स एंड पाम। तो ये आपको एग्जाम्पल्स याद रखने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। द सेकेंड वन इज डाइकॉट एल्ब्यूमिनस सीड्स और डाइकॉट एंडोस्पर्मिक सीड्स। ठीक है, तो डाइकॉट एंडोस्पर्मिक सीड्स, तो ऐसे सीड्स जो कि जिनके पास दो कॉटिलिडन्स हैं। मटर के दाने को तोड़ के देखो तो मटर का दाना जो है ना वो ऑलमोस्ट इक्वली दो हिस्सों में इजीली डिवाइड हो जाता है, तो उसके पास होते हैं दो कॉटिलिडन्स, तो उसी को हम बुलाते हैं डाइकॉट। ठीक है, पढ़ा हुआ है हमने छोटी क्लासेस में, थोड़ा हमें पता ही है। तो यहाँ पर ये जो डाइकॉट्स है ना, डाइकॉट्स में पॉपी और कस्टर्ड एप्पल। सो दिस इज कस्टर्ड एप्पल। ठीक है, ये है कस्टर्ड एप्पल और ये है पॉपी। ठीक है, तो इन दोनों में हमें एल्ब्यूमिनस सीड्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद टाइप आता है ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म दैट इज एक्स एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक है, मतलब ऐसे सीड्स जिनमें एंडोस्पर्म नहीं है, तो वो कौन से होते हैं? उनमें जो खाना है, जो फूड रिजर्व है, वो होता है कॉटिलिडन्स, ना कि एंडोस्पर्म। तो यहाँ पर ये जो कॉटिलिडन्स होते हैं ये थिक होते हैं और फ्लैशी होते हैं। लास्ट में जो एल्ब्यूमिनस सीड्स थे उनमें क्या था? उनमें जो एंडोस्पर्म था वो थिक था,
ठीक है, वो ज्यादा प्रसिस्ट कर रहा था और कॉटिलिडन्स काफी थिन और मेम्ब्रेनस थे। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ऑपोजिट है, यहाँ पर कॉटिलिडन्स थिक और फ्लैशी हैं। नाउ द मोनोकॉट एल्ब्यूमिनस सीड्स, तो इसमें फर्दर टाइप्स में है मोनोकॉट एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स, जैसे कि वेलिसनेरिया एंड ऑर्किड्स, राइट। तो एग्जांपल्स याद रखने, वेलिसनेरिया याद है हमने जब पॉलिनेशन पढ़ा था, तो पॉलिनेशन में हमने ये पढ़ा था कि कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं, जो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, तो उनमें जो फीमेल फ्लावर्स हैं ना वो ऑलमोस्ट सरफेस पे आ जाते हैं वाटर के, और मेल फ्लावर्स पानी के बहाव के साथ आते हैं, और जैसे ही वो फीमेल फ्लावर को मिलते हैं वैसे ही वो अपने पॉलन ग्रेन्स वहां पर ट्रांसफर कर देते हैं। सो दैट वाज विच प्लांट, वेलिसनेरिया, जहां दे आर द वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स। ठीक है, इसका सेकेंड सब टाइप है डायकॉट एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स, मतलब कुछ ऐसे सीड्स जो कि डायकॉट है, जैसे कि चिक पी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राम, पी, मैंगो एंड मस्टर्ड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डायकॉट एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स। तो इनमें भी क्या है, इनमें भी भर भर के कॉटिलिडन्स हैं, लेकिन यहाँ पर एंडोस्पर्म नहीं है। ठीक है, सो आई होप दिस मच इज क्लियर। सो कमिंग अप नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ सीड्स। इतनी देर से हम दो टर्म्स बहुत फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं, दैट इज मोनोकॉट एंड डायकॉट। सो दे आर द टाइप्स ऑफ सीड्स। सो दिस इज मोनोकॉट, दैट इज मोनोकॉटिलिडनस सीड्स, एंड डायकॉट दैट इज डाइकोटिलिडनस सीड्स। तो मोनोकॉट, सो मोनो का मतलब होता है वन, एंड कॉटिलिडन सो मतलब वन कॉटिलिडन, डाई का मतलब होता है टू, तो मतलब टू कॉटिलिडन्स। तो वन कॉटिलिडन जिसका एग्जाम्पल है मेज और ग्रासेस, और डाइकोटिलिडन्स जहां पर दो कॉटिलिडन्स होते हैं, जैसे कि पी में, ग्राम में और बीन में। तो इन सारे मटर के दानों को थोड़ा सा ऐसे प्रेस करके देखना, इजीली दो कॉटिलिडन्स आपको नजर आ जाएंगे। ठीक है, वैसे ही जो चिक पी होता है, जो सफ़ेद चना होता है, उसको थोड़ा पानी में भिगो के, फिर उसको थोड़ा नहीं, उसको ऑलमोस्ट 5-6 घंटे पानी में भिगोने के बाद उसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस करके देखना, तो भी आपको क्या देखने को मिलेगा, दो कॉटिलिडन्स देखने को मिलेंगे। तो अब हम बात करेंगे एक सीड की जिसे हम बुलाते हैं बीन सीड। तो आपने, अगर आप मार्केट गए होंगे तो आपने अलग अलग तरह की बीन्स देखी होंगी, जैसे लीमा बीन्स, ब्रॉड बीन्स, फ्रेंच बीन्स, तो बड़ी तरह की होती हैं। मैंने कुछ पिक्चर्स में आपको दिखाने की कोशिश की है। तो इन सब का जो सीड होता है ना, वो ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। कैसे? तो ये जो सीड है ये कुछ किडनी शेप का होता है, जैसे आप इस पूरे स्ट्रक्चर को देख रहे हो, तो ये किडनी शेप का एक स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर है ना, कुछ ऐसा, राइट। तो ये किडनी शेप का होता है, और इसकी दो साइड्स होती हैं, एक होती है कॉन्वेक्स साइड और दूसरी होती है ये वाली साइड जिसे हम कॉनकेव साइड बुलाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपको लेंसेज याद हैं जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, कौन सा लेंस है, ये वाला कौन सा लेंस है, जल्दी से बताओ। सो दिस इज कॉन्वेक्स लेंस और ये वाला है कॉनकेव लेंस। तो ये जो अंदर को एक बेंड हुआ है ना, एक कर्व सा बना है, सो दिस इज द कॉनकेव साइड एंड दिस वन इज द कॉन्वेक्स साइड। ठीक है, तो इतना समझ आया। अब यहाँ पर ये जो सीड है ना, इसके अराउंड कुछ कवरिंग्स होती हैं और उसको हम बुलाते हैं सीड कोट। तो सीड कोट जो है एक सीड का, एक बीन सीड का, वो दो लेयर्स में होता है। द आउटर वन, द आउटर मोस्ट कवरिंग इज कॉल्ड एज टेस्टा, और इसके अंदर ये वाला जो है इसे हम बुलाते हैं टेगमेन। ठीक है, तो टेस्टा जो होता है, टेस्टा एक आउटर हार्ड कवरिंग है एक सीड की, और उसके अंदर जो एक थिन सी कवरिंग है उसे हम टेगमेन बुलाते हैं। तो अब दोनों का फंक्शन प्रोटेक्टिव ही है। टेगमेन इज प्रोटेक्टिव इन नेचर, वो एक तरह से जो सीड के अंदर जो डेलिकेट पार्ट्स है, जैसे कि एम्ब्रायो है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इनसाइड द सीड, उसको प्रोटेक्ट करेगा। टेगमेन, टेस्टा का भी काम सेम ही है, वो भी सीड को मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, कि किसी भी तरह से अगर ये सीड अगर वो बचा पाए तो उसके अंदर जो एम्ब्रायो है उसको किसी भी इंजरी से बचाना है, और दूसरा कि कोई भी माइक्रोबियल अटैक से भी उसका काम है एक एम्ब्रायो को बचाना।
ठीक है। तो मतलब कि जो सीड कोट है उसका काम है कि सीड के अंदर जो भी डेलिकेट पार्ट्स हैं उनको मैकेनिकल और इंजरी और माइक्रोबियल एक्शन से बचाना, ठीक है। अब उसके बाद आप एक और चीज यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि एक ना छोटा सा ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। डू यू नो व्हाट इट इज? दिस इज अ स्कार स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज हाइलम, ठीक है। सो इट इज अ वाइटिश ओवल स्कार जो कि कॉनकेव साइड पे होता है। कौन सी साइड पे? ये है तो इस वाली साइड पे, तो यहाँ पर कॉनकेव साइड पे जो एक स्कार होता है दैट इज कॉल्ड एज हाइलम, और ये एक स्पॉट की तरह होता है और ये हमें ये बताता है कि ये वो जगह है, अगर मैं इसमें मार्क करूं तो ये वो जगह है ओव्यूल की जो कि ओवरी की वॉल से अटैच्ड थी थ्रू प्लेसेंटा, ठीक है। तो आपको याद होगा ऐसे ही कुछ प्लेसेंटा होता है और यहाँ पर ओव्यूल्स अटैच होते हैं, ठीक है। और ये क्या थी हमारी? ये थी हमारी ओवरी, ठीक है। तो जहाँ ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है ना, यहाँ पर एक स्कार रह जाता है और इस स्कार को हम क्या बुलाते हैं? इस स्कार को हम बुलाते हैं हाइलम, ओके। अब आगे बढ़ें तो यहाँ पर ना इसी स्कार में यहाँ पर एक छोटा सा टाइनी सा पोर होता है एंड दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। माइक्रो मतलब बहुत छोटा सा, ठीक है। सो दिस इज अ टाइनी पोर सिचुएटेड क्लोज टू हाइलम, तो हाइलम के पास में होता है ये, और दिस मार्क्स द ओपनिंग थ्रू द पॉलन ट्यूब हैड एंटर। मतलब ये जो छोटा सा पोर है, तो हमने ऐसे देखा था कि यहाँ पर पॉलन ग्रेन आया, पॉलन ग्रेन ने क्या किया? पॉलन ग्रेन ने बनाई पॉलन ट्यूब और वो एक पॉइंट ऐसा था जहां से वो एंटर हुआ इनटू द एम्ब्रायो सैक। याद है ओवरी के अंदर जहां से वो एंटर हुआ था? तो यहाँ पर ये जो एंट्री का पॉइंट है, सो दिस इज द माइक्रोपाइल। सो डू यू रिकॉल द माइक्रोपाइलर एंड? हमने पढ़ा था। तो दूसरा मैंने चैलेजल एंड बताया था जिसके बारे में मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन किया नहीं था। तो ये जो माइक्रोपाइलर एंड होता है, यहाँ पर एक छोटा सा पोर होता है जहाँ से पॉलन ट्यूब एंटर करती है इनटू द ओवरी, ठीक है। और फिर जो पॉलन ग्रेन्स हैं, आई मीन जो मेल न्यूक्लियाई हैं, वो डिलीवर हो जाते हैं इनटू द ओवरी, राइट, इनटू दैट एम्ब्रायो सैक जो कि 7 सेल्ड था लेकिन 8 न्यूक्लिएट था। याद है ना? नहीं याद है तो लास्ट वाली वीडियो को एक बार फिर से देख लो, ओके। तो और अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज आस्क योर डाउट्स ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ learnohub.com, राइट। चलो अब हम आते हैं माइक्रोपाइल। ये जो टाइनी पोर है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक तो ये वो जगह है जहां से पॉलन ट्यूब एंटर होगी और मेल न्यूक्लियाई डिलीवर होंगे। दूसरा, ये यहाँ पर वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। जब हम सीड की बात करें तो यहाँ पर जो सीड है ना, वो पानी एब्जॉर्ब करेंगे थ्रू दिस माइक्रोपाइल और ये पानी एम्ब्रायो को मिलेगा ताकि एम्ब्रायो जर्मिनेट कर सके, ठीक है। देन इट ऑल्सो प्रोवाइड अ स्पेस फ्रॉम वेयर द डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस टेक्स प्लेस फ्रॉम ग्रोइंग एम्ब्रायो। तो अब एक एम्ब्रायो है, अगर वो ग्रो कर रहा है तो वहां पर एक प्रोसेस तो जरूर होगा। कौन सा? रेस्पिरेशन का। जल्दी से बताओ, मैंने पहले ही बताया था रेस्पिरेशन क्या होता है, जल्दी से। तो मतलब एक ऐसा प्रोसेस है ना जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो चाहे हम ले लें, चाहे हम एक सीड को ले लें, चाहे हम एक प्लांट को ले लें, हम सभी रेस्पायर करते हैं। और रेस्पिरेशन का रीज़न ये है कि जो भी खाना हमारे अंदर है हम उससे एनर्जी ले सके। तो यहाँ पर क्योंकि एक एम्ब्रायो को ग्रो करना है तो उसको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी आएगी जब ऑक्सीजन आएगी और फिर रेस्पिरेशन होगी। तो इसलिए ये वो छोटा सा पोर है जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है फॉर रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, ठीक है। रिकॉल हो गया पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं यहाँ पर ये बड़े बड़े से स्ट्रक्चर्स, देख रहे हो ये बड़े बड़े से स्ट्रक्चर। ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है इसे हमने क्या बुलाया था? रिकॉल करो, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। सो दिस इज अ कॉटिलिडन। तो कॉटिलिडन जो होता है ये एम्ब्रायो को प्रोटेक्ट करता है, राइट। और इसमें खूब सारा खाना भरा होता है ताकि जब ये एम्ब्रायो ग्रो करने लगे, जर्मिनेट करने लगे, तो उसको प्रॉपर खाना वो दे सके। क्लियर? देन एम्ब्रायो। अब एम्ब्रायो क्या है? एम्ब्रायो एक
छोटा सा एम्ब्रायो है विच इज सीन अटैच टू वन ऑफ द कॉटिलिडन्स, और इसी में किसी एक कॉटिलिडन पे आपको ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसे हम एम्ब्रायो बुलाएंगे। और इसमें एक ये जो लीफी स्ट्रक्चर है दिस इज प्लिम्यूल, जो इन फ्यूचर क्या बनाएगा, शूट बनाएगा, ठीक है। और दूसरा जो है सो दिस इज रेडिकल, सो R for radical, R for root and P for plumule but S for shoot, ठीक है। तो याद रखना है, ये भूलना नहीं है ये बात, ठीक है। कई बच्चे गलत कराते हैं, प्लिम्यूल से वो रूट्स भी निकाल देते हैं और कई बच्चे रेडिकल से शूट्स निकाल देते हैं, तो याद रखना है। ओके, सो आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट term that we are going to talk about is epicotyle and hypocotyle। तो अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो ना, तो इसमें जो हमारा एम्ब्रायो है, कहाँ पर है एम्ब्रायो, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो एम्ब्रायो में एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा रीजन है इसकी एक्सिस का, जहाँ पर द रीजन ऑफ एक्सिस बिटवीन द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलिडन एंड प्लिम्यूल। तो कॉटिलिडन और प्लिम्यूल का जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है ना, उस रीजन को हम बुलाते हैं एपिकोटाइल, ठीक है। और जो दूसरी तरफ का रीजन है बिलो द कॉटिलिडन्स, उसे हम बुलाते हैं हाइपोकोटाइल, TYL, ठीक है, सॉरी COTYL, राइट, तो स्पेलिंग गलत हो गई थी। तो अब हाइपोकोटाइल, हाइपो मतलब नीचे, सो इट इज बिलो द कॉटिलिडन, एंड एपी मतलब अबव, तो इट इज अबव द कॉटिलिडन्स, तो याद रहेगा। सो द रीजन ऑफ एक्सिस बिलो द कॉटिलिडन एंड रीजन ऑफ एक्सिस above the cotyledon, तो बेसिकली बिटवीन द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलिडन एंड द प्लिम्यूल। क्लियर, तो सबको समझ आ गई ये बात, आगे बढ़े। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द मेज ग्रेन। तो ग्रेन, हम किसी भी चीज को ग्रेन तब बुलाते हैं जब फ्रूट की वॉल और सीड कोट आपस में फ्यूज होते हैं। तो ये जो मेज है ना, मक्की सबने खाई है, ये जो मक्की के दाने होते हैं ना, इन मक्की के दानों में जो ये एक सिंगल सीड होता है, मक्की का एक दाना तोड़ो तो ये एक सिंगल सीड का फ्रूट होता है, और इसमें फ्रूट की वॉल और सीड की वॉल आपस में फ्यूज हुई होती है और इससे वो बनाती है एक प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। तो ऐसे फ्रूट जो सिंगल सीडेड होते हैं, जो एक सीड से बने होते हैं, और जिनमें फ्रूट की वॉल और सीड कोट आपस में फ्यूज्ड होते हैं, उन्हें हम बुलाते हैं ग्रेन्स, ठीक है। तो समझ आया जो हम शुरू में पढ़ रहे थे, ग्रेन, सीड, फ्रूट, सो दिस इज what we were talking about, right? अब यहाँ पर जो ये सीड्स होते हैं, जो अगर हम मेज की बात कर रहे हैं, तो ये मोनोकॉटिलिडनस है, मतलब इसमें एक ही कॉटिलिडन है, ठीक है, आपको दो कॉटिलिडन्स नहीं मिलेंगे। दूसरा ये एंडोस्पर्मिक है, मतलब इसमें भर भर के एंडोस्पर्म है, इसमें कॉटिलिडन्स में आपको खाना नहीं मिलेगा, लेकिन वो खाना आपको एंडोस्पर्म में मिलेगा, राइट। अब यहाँ का जो एंडोस्पर्म होता है, इसमें अगर आप इस लास्ट पिक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो अगर आप यहाँ पर देखो तो जैसे हमने यहाँ पर मेज ग्रेन दिखाया है, वैसे ही कुछ और भी ग्रेन्स होते हैं, जैसे ओट का ग्रेन, फिर राइस के भी ग्रेन्स ही बुलाते हैं, और वीट के जो दाने होते हैं, सीड्स होते हैं, उन्हें भी हम ग्रेन्स ही बुलाते हैं, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेन्स। नाउ अगर अब आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, तो इस स्ट्रक्चर में ना आपको एक बड़ा सा एरिया यहाँ पर ये वाला देखने को मिल रहा है। सो दिस इज रिच इन स्टार्च एंड वी कॉल इट एज एंडोस्पर्म, ठीक है। सो एंडोस्पर्म ओवर हियर इज रिच इन स्टार्च, ये एक तरह से इस ग्रेन का फूड रिजर्व है। दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पर आओ, तो यहाँ पर ना आपको क्या दिखेगा, एक छोटा सा एरिया दिखेगा, और इस छोटे से एरिया में होता है एम्ब्रायो। तो बेसिकली ये है इसका एम्ब्रायो, ठीक है। तो ये जो एम्ब्रायो है, इट इज डिवाइडेड इनटू प्लिम्यूल एंड रेडिकल। तो जो ऊपर वाला पोर्शन है दिस इज प्लिम्यूल, और नीचे वाले को हम रेडिकल बुला रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर एक और आपको ये कवरिंग दिखाई दे रही है, ये थ्रू आउट दिस एंडोस्पर्म आपको एक कवरिंग दिखाई देगी। ये एम्ब्रायो के बाहर नहीं है, ये जो कवरिंग है ना, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ना, ये सिर्फ एंडोस्पर्म के अराउंड है, और इसे हम बुलाते हैं एल्यूरॉन लेयर, एंड इट इज वेरी रिच इन प्रोटीन्स। तो एंडोस्पर्म किस में रिच है, स्टार्च में, और जो एल्यूरॉन लेयर है दिस इज रिच इन प्रोटीन्स।
ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आउटर मोस्ट वॉल है ये सीड कोट और फ्रूट वॉल से मिलकर बनी है। ठीक है, तो इतना समझ आया, एल्यूरोन लेयर, एंडोस्पर्म और जो इसकी आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है वो। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और डेप्थ में चलते हैं एम्ब्रायो के लिए। तो एम्ब्रायो है प्लिम्यूल और रेडिकल, तो ये वाला जो नीचे आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, सो दिस इज, ये जो नीचे पोर्शन है, सो दिस इज एम्ब्रायो। ठीक है, तो एम्ब्रायो में है प्लिम्यूल और रेडिकल, प्लिम्यूल से आएंगे शूट्स और आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट्स। वेरी गुड। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉटिलिडन है, सिर्फ ये ही एक कॉटिलिडन है जिसमें एम्ब्रायो अटैच्ड है, राइट। तो ऐसे सीड्स जहाँ पर एक ही कॉटिलिडन होता है और उसमें एम्ब्रायो होता है उसे हम बुलाते हैं स्क्यूटैलम। क्या बुलाते हैं? स्क्यूटैलम। सो रिमेंबर दिस। ठीक है, सो सिंगल कॉटिलिडनस सीड्स दे आर कॉल्ड एज स्क्यूटैलम। तो प्लिम्यूल के ऊपर यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं कॉलियोपेटाइल। ठीक है, और वैसे ही रेडिकल के ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, एक प्रोटेक्टिव शीथ होती है, उसे हम बोलते हैं कॉलियोरिजा। ठीक है, तो आप बोलोगे कि मैम पहले प्लिम्यूल और रेडिकल याद नहीं हो रहा था, अब कॉलियोपेटाइल और कॉलियोरिजा आ गया। तो देखो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर P है, सो P फॉर प्लिम्यूल, सो दिस इज द कवरिंग ऑफ कॉलियोपेटाइल, इज द कवरिंग ऑफ प्लिम्यूल। यहाँ पर R है और रेडिकल में भी R है, सो दिस इज अ कवरिंग ऑफ कॉलियोरिजा, इज अ कवरिंग ऑफ रेडिकल। ठीक है, तो ये प्लिम्यूल और रेडिकल को प्रोटेक्ट करती हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिंगल कॉटिलिडन ही है, राइट। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जहां पर अब हमने दो तरह के सीड्स पढ़े हैं, एक डाइकॉट सीड पढ़ा, एक मोनोकॉट। डाइकॉट सीड था हमारा बीन सीड, इसमें थे 2 कॉटिलिडन्स, और मोनोकॉट सीड था हमारा मेज ग्रेन जहां पर सिर्फ एक ही कॉटिलिडन था। सो 2 कॉटिलिडन्स एंड 1 कॉटिलिडन, राइट। अब यहाँ पर अगर आप बीन सीड की बात करो ना तो आपको यहाँ पर एंडोस्पर्म दिखा। जब हमने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा, हमने बीच में जो हमने स्ट्रक्चर मार्क किया था यहाँ पर बड़ा सा, दैट वाज कॉटिलिडन, बट हमने कहीं पर भी एंडोस्पर्म नहीं पढ़ा। लेकिन मेज ग्रेन के केस में हमने एक लार्ज एंडोस्पर्म देखा था। वहीं पर अगर हम बात करें बीन सीड की, तो बीन सीड में यहाँ पर एक लंबा सा, एक बड़ा सा एम्ब्रायो था, वहीं पर मेज ग्रेन में ये एम्ब्रायो काफ़ी छोटा होता है कंपैरेटिवली, राइट। देन प्लिम्यूल में यहाँ पर हमें फोल्डेड लीव्स दिखाई दे रहे थे प्लिम्यूल में, ठीक है, मतलब बीन सीड के प्लिम्यूल में हमें फोल्डेड लीव्स दिखाई दे रहे थे, लेकिन मेज ग्रेन में जो प्लिम्यूल था वहाँ पर रोल्ड लीव्स होते हैं। देन प्लिम्यूल लार्ज होता है बीन सीड में और वहीं पर प्लिम्यूल छोटा होता है इन केस ऑफ मेज ग्रेन्स। देन नेक्स्ट इज बीन सीड। तो बीन सीड की अगर हम बात करें तो बीन सीड में आपको याद है हमने जब ये वाला स्ट्रक्चर बनाया था तो यहाँ पर एक पोर्शन बनाया था, इस पोर्शन को हमने क्या बोला था? इसको हमने बुलाया था हाइलम, ठीक है। इस हाइलम में यहाँ पर एक छोटा सा पोर था जिसे हमने बुलाया था माइक्रोपाइल, राइट। तो यहाँ पर हमने एक हाइलम देखा था, यहाँ पर हमने एक माइक्रोपाइल देखा था जो हमने बीन सीड में देखा था, लेकिन ये कहीं से भी मेज ग्रेन में हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बीन सीड में, डाइकॉट सीड में सीड्स जो हैं वो सेपरेटली होते हैं एक फ्रूट के अंदर। मटर को याद करो तो मटर का क्या होता है? मटर का ऐसे एक पॉड होता है और उसके अंदर हमें ऐसे सीड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये छिलके के अंदर, फ्रूट की वॉल के अंदर अब हमें ये सीड देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर ग्रेन्स के केस में जो सीड की वॉल होती है और जो फ्रूट की वॉल होती है वो आपस में फ्यूज हो जाती है और यहाँ पर हमें सेपरेट सीड्स देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। समझ आ गई सबको बात? डिफरेंस समझ आया दोनों केसेस में? सो आई होप दोनों ही क्लियर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं जर्मिनेशन पे। तो सीड का स्ट्रक्चर हमने देख लिया, अब हम जर्मिनेशन की बात करेंगे। तो जर्मिनेशन में एक सीड जो होता है ना वो इनिशियली एक डोरमेंट स्टेज पे होता है, एक इनएक्टिव स्टेज में होता है, ठीक है। अब ये जो इनएक्टिव स्टेज है ना इसे हम रेस्टिंग स्टेज भी बुलाते हैं। तो ये एक ऐसा टाइम है जब सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा है, ग्रो नहीं कर रहा है। तो ये एक ड्राई स्टेट की हम बात कर रहे हैं जहां पर एम्ब्रायो इनएक्टिव है या जहां पर एम्ब्रायो डोरमेंट है,
ठीक है। सो इट इज अ स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी या फिर रेस्टिंग स्टेट होती है। तो इट कंज्यूम्स ऑक्सीजन एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है और कुछ हीट भी होती है। तो आप बोलोगे कि जब यहाँ पर एम्ब्रायो है ही इनएक्टिव तो ऐसा कैसे हो रहा है? तो ये जो डॉर्मेंसी होती है या ये जो रेस्टिंग स्टेट होती है या रेस्टिंग स्टेज होती है, तो ये ना एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्टेज होती है फॉर दीज सीड्स। तो कभी भी एक फ्रेश सीड जर्मिनेट नहीं करता है। ये जो सीड होता है सबसे पहले ये जाता है एक डॉर्मेंट या इनएक्टिव स्टेज में, और वहां पर इस सीड के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन होती है इस सीड की। और जब ये फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन हो रही होती है तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी ये कंज्यूम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, हीट भी रिलीज करते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जर्मिनेशन वाली स्टेज से ये जो कंजम्पशन है ऑक्सीजन की या ये जो रिलीज है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये काफी माइन्यूट क्वांटिटीज में होता है, लेकिन होता है क्योंकि सीड लिविंग है और उसके अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन के प्रोसेसेस चल रहे हैं ताकि इन फ्यूचर वो जर्मिनेट कर सके। तो उसके लिए इस डॉर्मेंट स्टेज पे एक सीड खुद को प्रिपेयर करता है जर्मिनेट होने के लिए और एक नया प्लांट बनाने के लिए। तो जब नॉर्मल स्टेट आती है, जब सूटेबल कंडीशंस आती हैं, मतलब हो सकता है कि ड्राई स्टेट में भी जो सीड है उसको सूटेबल कंडीशंस मिलें, लेकिन वो जर्मिनेट नहीं करेगा। पहले वो तैयार होगा जर्मिनेट होने के लिए, पहले अपने अंदर कुछ चेंजेस लाएगा, फिर जब उसको वो नॉर्मल कंडीशंस मिलेंगी तब एक एम्ब्रायो जागेगा और एक्टिव हो जाएगा और ग्रो करना शुरू कर जाएगा, और तब रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन का अंदर आना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, ये सब कॉमन प्रोसेसेस हो जाते हैं एक सीड के अंदर। ठीक है। अब उसके बाद जितने भी चेंजेस हैं, ऑल द चेंजेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सीडलिंग, सो दिस इज कॉल्ड एज जर्मिनेशन। तो वो सारे प्रोसेसेस, वो सारे चेंजेस जो एक सीड के अंदर हो रहे हैं ताकि वो एक सीडलिंग बन पाए, उन सारे चेंजेस को ऑल टुगेदर साथ में हम बुलाते हैं जर्मिनेशन। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीडलिंग फ्रॉम एम्ब्रायो। तो जब एम्ब्रायो से सीडलिंग बनता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्मिनेशन। ठीक है। तो अब ये जो जर्मिनेशन है ना, इसके लिए पहले तो उसको तैयार होना पड़ेगा, पहले तो उसको डॉर्मेंट स्टेट पर जाना पड़ेगा और उसके बाद वहां पर कुछ उसको कंडीशंस चाहिए जिनमें वो ग्रो कर पाएगा। तो अब ये कंडीशंस हैं क्या? तो 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है वाटर की कंडीशन, दूसरी है सूटेबल टेम्परेचर की, और तीसरी है एयर की। और एयर में क्या चीज़ चाहिए? उनको चाहिए ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से क्या होगी? ऑक्सीजन अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। तो इस प्रोसेस को हम बुलाएंगे रेस्पिरेशन, और इस प्रोसेस से रिलीज होगी बहुत सारी एनर्जी। समझ आ गई बात? तो अब इन तीनों ही कंडीशंस को सेपरेटली डिस्कस करते हैं इन डिटेल। नाउ द फर्स्ट कंडीशन इज वाटर, पानी। एक सीड जो है ना वो अपने आसपास से सरफेस के ऊपर से पानी एब्जॉर्ब करता है, एंड दिस वाटर इज मेनली एब्जॉर्ब्ड थ्रू दैट टाइनी पोर विच इज प्रेजेंट अबव द हाइलम। और इस टाइनी पोर को हमने क्या बुलाया था? माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल से ये पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। अब पानी जो है ना ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉर जर्मिनेशन। क्यों? क्योंकि जब एक सीड पानी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, कुछ चने के दाने भिगो के देखो पानी में, तो ये जो सीड्स हैं ये स्वेल कर जाते हैं और इनका सीड कोट जो है वो रप्चर हो जाता है, टूट जाता है, फट जाता है। ठीक है, अलाउइंग द इलोंगेटिंग रेडिकल टू कम आउट। तो अब क्या होगा कि जब ये मान लो ये वो एम्ब्रायो है, ठीक है, तो ये वाला तो प्लिम्यूल हो गया, राइट, और ये वाला हो गया रेडिकल वाला पार्ट। ठीक है, अब जब ये स्वेल होगा सीड और इसका सीड कोट रप्चर होगा तो इससे अब यहाँ पर रेडिकल को जगह मिलेगी ताकि वो बाहर निकले, और बाहर निकल के अब यहाँ से रूट सिस्टम की फॉर्मेशन शुरू हो जाए, मतलब रूट्स बनना शुरू हो जाए। सो फॉर दैट दीज सीड्स दे नीड वाटर। सेकेंड,
बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं जो इस सीड के अंदर होंगे और उन केमिकल रिएक्शंस के लिए भी पानी चाहिए। देन एंजाइम्स को खाना जो कोटिलिडन में या एंडोस्पर्म में खाना है, उस खाने के ऊपर एक्ट करने के लिए भी पानी की ज़रूरत है। ठीक है, तो पानी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। नेक्स्ट इज सूटेबल टेम्परेचर। बहुत हाई टेम्परेचर या बहुत लो टेम्परेचर दोनों ही खतरनाक हैं। हमें चाहिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर दैट इज अराउंड 25 to 35 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो वो डिपेंड करता है कि एक प्लांट कहाँ पर है। अगर एक प्लांट ट्रॉपिकल रीजन में है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है, तो वहाँ के प्लांट्स ने खुद को ऐसा अडेप्ट किया हुआ है कि ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए उनको ग्रो करने के लिए। वहीं पर टेम्परेट रीजन में रहने वाले जो सीड प्लांट्स हैं, उनके सीड्स को कम टेम्परेचर चाहिए जर्मिनेट करने के लिए। तो अगर बहुत ही कम टेम्परेचर मिलता है तो उस केस में एम्ब्रायो ग्रो नहीं करेगा। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो उस केस में जितने भी डेलिकेट टिश्यूज़ हैं एक एम्ब्रायो के अंदर वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, एंड इवन द एंजाइम्स which are needed for germination they will be destroyed। ठीक है, तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। क्लियर, तो डीजेनरेट हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो उस केस में भी एक सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। देन लास्ट इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले समझाया, ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब एक सीड जर्मिनेट कर रहा होता है, जैसे हमने ह्यूमंस के बारे में पढ़ा था, जब एक बेबी ग्रो कर रहा होता है तो एक सेल से दो सेल्स, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे जो सेल डिवीजन है वो काफ़ी फास्ट होता है और सेल की ग्रोथ भी काफ़ी जल्दी होती है। तो इस पूरे प्रोसेस के लिए हमें चाहिए एनर्जी। तो उसके लिए इन सीड्स को चाहिए ऑक्सीजन, ताकि ये ऑक्सीजन का यूज़ करें, रेस्पायर करें, और रेस्पायर करने से क्या होगा, ये फूड को ब्रेक डाउन करेंगे और इनको मिलेगी खूब सारी एनर्जी। ठीक है, सो वाटर, temperature and oxygen, all of them are equally important. So the question is why some of the seeds they fail to germinate. So the reason is या तो उनको proper oxygen नहीं मिल रही है तो वो germinate नहीं कर पाएंगे। ठीक है, proper oxygen मतलब आपने उनको इतने ज़मीन के इतने नीचे डाल दिया है ना, या मिट्टी इतनी टाइट है कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। दूसरा, there is insufficient pushing of this upper layer of soil। अब एक सॉइल है, सॉइल की लेयर में यहाँ पर सीड होना चाहिए, आपने उसको यहाँ पर डाल दिया है। तो अब जो एक एम्ब्रायो ग्रो कर रहा है तो वो बेबी ही, तो वो इस सॉइल को इतना ऊपर तक पुश नहीं कर पाएगा और वो सीड फेल हो जाएगा जर्मिनेट करने से। क्लियर, सो there are certain reasons why some of the seeds they fail to germinate। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने ये प्रूव करना है कि एयर बहुत इंपॉर्टेंट है जर्मिनेशन के लिए। तो बेसिकली हमें सारी की सारी कंडीशंस फुलफिल करनी है कि भाई हाँ, एयर, सनलाइट और वाटर तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जर्मिनेशन के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस सेटअप में हमने लिए हैं 2 कोनिकल फ्लास्क, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, तो जो ए कोनिकल फ्लास्क है ना हमारी, उसमें हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर कुछ, ये क्या है, दिस इज एक्चुअली नॉट वाटर बट दिस इज वेट कॉटन। ठीक है, तो वेट कॉटन पहले हमने दोनों ही कोनिकल फ्लास्क में नीचे डाल दी और उनके ऊपर हमने रख दिए कुछ सोक्ड बीन सीड्स, मतलब कुछ बीन के सीड हैं जिनको हमने पहले सोक किया था, राइट। तो वो स्वेल हो चुके हैं, वो जर्मिनेट करने वाली सिचुएशन में आ चुके हैं, टेस्टा उनकी क्या हो चुकी है, बर्स्ट हो चुकी है। ठीक है, सॉफ्ट होके बर्स्ट हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम डिफरेंस दोनों में सेटअप्स में ये रहेगा कि हम दोनों सेटअप में एक एक टेस्ट ट्यूब ऐसे डाल रहे हैं, और जो टेस्ट ट्यूब, जो कोनिकल फ्लास्क है ए है, उसमें हमने इस टेस्ट ट्यूब में डाला है प्लेन वाटर। ठीक है, तो इसके पास है प्लेन वाटर, और जो हमारे कोनिकल फ्लास्क बी है उसमें हमने टेस्ट ट्यूब में डाला है एल्कलाइन पायरोगैलिक एसिड। तो ये वो एसिड है जो एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन को।
तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि जब हम इन टेस्ट ट्यूब्स को अंदर डाल रहे हैं कोनिकल फ्लास्क में, तो किसी भी तरह से स्पिलिंग नहीं होनी चाहिए, ना पानी और ना ही ये एसिड इन सीड्स के ऊपर आके गिरना चाहिए। ठीक है, तो अब हमने दोनों को डाल दिया और अब हमने क्या किया, इस पूरे सेटअप को यहाँ पर लगा दी हमने टाइट कॉर्क। ठीक है, अब क्यों लगाई है हमने टाइट कॉर्क, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब हमने दोनों सेटअप शुरू किए थे तो इसके बीच में कुछ ना कुछ हवा थी। ठीक है, तो यहाँ पर हवा को हमने वैसे ही रहने दिया इस कोनिकल फ्लास्क ए में, लेकिन कोनिकल फ्लास्क बी में हमने इस केमिकल को डालने से वहाँ पर जितनी भी ऑक्सीजन थी उस हवा में उसको एब्जॉर्ब करा लिया। तो इस सेटअप को अब हम सूटेबल वार्म कंडीशंस में हम कुछ दिनों के लिए छोड़ देंगे। तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये जो सेटअप है ना, दोनों जो सेटअप हैं उनमें से सिर्फ कोनिकल फ्लास्क ए में जो सीड्स हैं सिर्फ वो जर्मिनेट करेंगे, बी में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बी में हमने पानी दिया, सीड्स को स्वेल कराया, सीड्स का टेस्टा बर्स्ट हुआ और वो जर्मिनेट होने की कंडीशन तक पहुंच गए। ठीक है, साथ में हमने इन दोनों को सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट भी दी, मतलब हमने इन दोनों को सेम ही जगह पर रखना है। तो हमने इनको धूप की भी सूटेबल टेम्परेचर में भी हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, दोनों को एक जैसा टेम्परेचर दिया। फर्क ये आया कि हमने कोनिकल फ्लास्क बी से सारी की सारी ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लिया, लेकिन ए कोनिकल फ्लास्क में हमने ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कराया किसी भी केमिकल का यूज करके। तो इसका मतलब कि ये जो सेटअप था दिस सेटअप लैक्ड ऑक्सीजन, तो जिसकी वजह से सेटअप बी में जो सीड्स थे दे फेल्ड टू जर्मिनेट। ठीक है, समझ आ गई बात। तो हमने यहाँ पर ऑक्सीजन या हमने एयर की इंपॉर्टेंस को समझाया है। Clear? So I hope this activity is also clear to you. Let us now take up another experiment. इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया है, एक बीकर लिया है और उस बीकर में पानी डाला है और साथ में हमने यहाँ पर लिए हैं 3 एयर ड्राइड बीन सीड्स। ठीक है, तो मतलब 3 बीन सीड्स लिए हैं जिनको हमने एयर ड्राई कर लिया है और उन बीन सीड्स को हमने एक स्लाइड पर लगा दिया है और स्लाइड पे भी कुछ ऐसे लगाया है कि एक सीड जो है, सीड ए इसे बुलाते हैं, तो सीड ए जो है ना, सीड ए को हमने कंप्लीटली पानी के अंदर इमर्ज कर दिया है। उसके बाद दिस इज सीड बी जिसको हमने ऑलमोस्ट सरफेस पे रखा है, पानी के सरफेस पे रखा है, और दिस इज सीड सी जिसको हमने पूरी तरह हवा में रखा है। तो हम अब क्या करेंगे, इस सेटअप को कुछ वार्म टेम्परेचर पे कुछ दिन के लिए रहने देंगे। ठीक है, वार्म कंडीशंस में। तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर सीड्स जो है ना वो अलग अलग तरह से ग्रो हुए हैं। जो सबसे ऊपर सीड था तो इसको ऑक्सीजन मिल रही थी, हवा में था तो काफ़ी ऑक्सीजन मिल रही थी, लेकिन इसको कहीं से भी पानी नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर ड्यू टू लैक ऑफ वाटर ये जो सीड है ना इट विल फेल टू ग्रो। वहीं पर अगर हम फर्स्ट केस में, ए वाले केस में आते हैं, तो यहाँ पर इस सीड को काफ़ी पानी मिल रहा था, लेकिन क्योंकि हवा में ये एक्सपोज्ड नहीं था तो इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो जिसकी वजह से हमने ये देखा कि ये जो सीड है ना, ये मतलब इसमें रेडिकल्स तो डेवलप होना शुरू हुई, इसमें रूट की डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर शूट्स डेवलप ही नहीं होंगी और जो रूट है ना वो भी बिल्कुल थोड़ी सी डेवलप होगी, क्योंकि पानी और मिनरल्स तो मिल रहे हैं लेकिन इसको ऑक्सीजन नहीं मिली। सो दिस विल ऑल्सो फेल टू जर्मिनेट। लेकिन जब हम बी वाले सीड पे जाएंगे तो यहाँ पर इस सीड को पानी भी मिला है और इस सीड को एयर भी मिली है। सो देयर इज
sufficient supply of oxygen and sufficient supply of water. So in that case ये जो सीड है ना ये जर्मिनेट होगा, इसमें आपको रूट्स भी देखने को मिलेंगी, ठीक है, नीचे की तरफ को रूट्स भी डेवलप होंगी और ऊपर की तरफ को इसमें शूट सिस्टम भी डेवलप होगा जिसमें लीव्स भी इमर्ज होंगी। तो यहाँ पर जो बी वाला सीड है ना उसमें हमें प्रॉपर रूट्स एंड शूट्स देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि इस सीड को प्रॉपर ऑक्सीजन भी मिली है और पानी भी मिला है। सो दिस इज एन एक्सपेरिमेंट जिसे हम 3 बीन सीड एक्सपेरिमेंट बुलाते हैं। तो दिस शोज कि अगर एक सीड को दोनों पानी और हवा सही अमाउंट में मिले तो वो सीड अच्छे से ग्रो करता है। तो हमने 3 कंडीशंस पढ़ी थी। तो पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन थी एयर, दूसरी थी सूटेबल टेम्परेचर और तीसरी क्या थी? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर 2 चीज़ें तो हमने प्रूव कर दी। अब ऑब्वियसली जब हमने इसको सेटअप को रखा था तो हमने इसको प्रॉपर लाइट कंडीशन में रखा था। तो अगर तीनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी एक सीड जर्मिनेट करेगा। अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। जैसे हमने देखा था कि अगर ये ग्राउंड लेवल है, अगर आप सीड यहाँ सो करते हो तो क्या होगा कि ये जो सीड है ना इसको प्रॉपर हवा भी मिलेगी, सॉइल को लूज करते हो तो इसको हवा भी मिलेगी, इसको पानी भी मिलेगा और इसको जितनी सी लाइट टेम्परेचर जो सूटेबल चाहिए वो भी मिलेगा। इसी सीड को आप ग्राउंड लेवल में इतना नीचे जाके सो कर देते हो तो अब ये जो सीड है ना ये ग्रो ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब प्लिम्यूल ग्रो करना शुरू होगा ना तो ये इतना ऊपर ग्राउंड से इमर्ज हो ही नहीं पाएगा। सो दिस सीड विल फेल टू जर्मिनेट। और इतना ग्राउंड के नीचे शायद इसका टेम्परेचर सूटेबल ना हो या फिर इसको ऑक्सीजन सही अमाउंट में ना मिले। तो सॉइल को लूजन करने का क्या फंडा है? मतलब हम क्यों, आपने देखा होगा कि जब भी सीड सो करते हैं ना तो सॉइल को पहले लूज करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि जो सॉइल होती है ना वो थोड़ी लूज हो और एक तो जो शूट है वो ईजिली इमर्ज हो जाए ग्राउंड से ऊपर, और दूसरा ये जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं ना इसके बीच में जब गैप होता है तो वो गैप भर जाता है एयर से, ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर सीड को अच्छी ऑक्सीजन मिलती है, तो उसके लिए सॉइल को लूजन अप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो नाउ कमिंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के 2 टाइप्स हैं। The first one is hypogeal germination and the another one is epigeal. तो हाइपो का मतलब होता है बिलो, ठीक है, और एपी का मतलब होता है अबव, और ये जो वर्ड है जियल इसका मतलब है ग्राउंड, राइट। और यहां पर भी जियल का मतलब है ग्राउंड। क्लियर? तो मतलब यहां पर बिलो और अबव हम बात कर रहे हैं कॉटिलिडन्स के बारे में। तो एक ऐसी जर्मिनेशन है जिसमें जो एपिकोटाइल है। एपिकोटाइल क्या था? एम्ब्रायो का स्ट्रक्चर याद है, ऐसा कुछ हमने बनाया था, यहां पर लीफी स्ट्रक्चर्स थे। तो इस वाले पार्ट को हमने बुलाया था प्लिम्यूल और यहां पर इसको हमने बुलाया था रेडिकल, ठीक है। तो इसी में जो ऊपर वाला पार्ट था ये, इसे हमने बुलाया था एपिकोटाइल और नीचे वाले पार्ट को हमने बुलाया था हाइपोकोटाइल। तो यहाँ पर जो एपिकोटाइल होता है ये एपिकोटाइल इलोंगेट होता है, धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है और कॉटिलिडन्स जो हैं वो ग्राउंड के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एपिकोटाइल ऐसे बढ़ना शुरू होगा, धीरे धीरे ऐसे बढ़ता जाएगा, लेकिन कॉटिलिडन्स जो है ना वो ग्राउंड से बाहर इमर्ज नहीं होंगे। तो ऐसी जर्मिनेशन जिसमें कॉटिलिडन्स ग्राउंड के नीचे ही रहते हैं, ऐसी जर्मिनेशन को हम बुलाते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपो मतलब बिलो, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं पी एंड ग्राम। दूसरा आता है एपीजियल जर्मिनेशन। एपीजियल, एपी मतलब अबव द ग्राउंड। तो यहाँ पर कॉटिलिडन्स ग्राउंड के ऊपर इमर्ज होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि एपिकोटाइल इलोंगेट नहीं होगा, जो नीचे वाला पोर्शन है दैट इज हाइपोकोटाइल वो इलोंगेट होना शुरू होगा। तो जब वो इलोंगेट होगा वो धीरे धीरे ऐसे आर्क बनाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा ऊपर की तरफ को, और नीचे की तरफ को ना रूट्स डेवलप होती जाएंगी। लेकिन जैसे जैसे हाइपोकोटाइल बढ़ता जाएगा
जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर जो कॉटिलिडन्स हैं वो भी ग्राउंड से ऊपर को पुश होते जाएंगे एंड फाइनली एट वन पॉइंट ऑफ टाइम these cotyledons will emerge above the ground. So this type of germination is called as apigeal germination where the cotyledons are pushed above the ground. तो इसके examples हैं castor and bean. ठीक है, तो दोनों एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल कभी भी एक साथ इलोंगेट होना शुरू नहीं होते हैं जर्मिनेशन में, या तो एपिकोटाइल पहले इलोंगेट होगा या फिर हाइपोकोटाइल। तो अगर एपिकोटाइल पहले इलोंगेट होगा तो उस केस में जो जर्मिनेशन है ना वो ऑपोजिट होगी। ठीक है, तो पहले एपिकोटाइल इलोंगेट हो रहा है तो जर्मिनेशन जो है वो हाइपोजियल होगी। अगर हाइपोकोटाइल इलोंगेट हो रहा है तो जर्मिनेशन एपिजियल होगी। ठीक है, तो ये ऑपोजिट है। समझ रहे हो आप बात कि अगर ऊपर वाला पोर्शन इलोंगेट होना शुरू हुआ तो कॉटिलिडन्स ग्राउंड के नीचे ही रह जाएंगे, अगर नीचे वाला पोर्शन इलोंगेट होना शुरू हुआ तो कॉटिलिडन्स ग्राउंड के ऊपर पुश हो जाएंगे। समझ आ गई बात? ओके, तो अब इन्हीं दोनों जर्मिनेशंस को कुछ एग्जांपल्स के थ्रू लेते हैं। द फर्स्ट वन इज द जर्मिनेशन इन पी सीड। तो एक मटर का दाना जब जर्मिनेट करता है तो क्या होता है, पहले जब हम सीड को लेते हैं, हम इसको सो करते हैं, तो सबसे पहले तो ये सीड क्या करेगा, खूब सारा वाटर एब्जॉर्ब करेगा और धीरे 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 फूलता जाएगा। उसके बाद इस सीड में हमने लेयर्स पढ़ी थी ना, सो द आउटर मोस्ट लेयर वॉज टेस्टा। तो क्या होगा, टेस्टा काफ़ी टफ लेयर थी जो मैकेनिकल इंजरी से बचा रही थी हमारे सीड के डेलिकेट पार्ट्स को। तो ये जो टेस्टा है ये क्या हो जाएगी, ये सॉफ्ट हो जाएगी और फाइनली ये बर्स्ट हो जाएगी। तो जैसे ही ये बर्स्ट होगी वैसे ही रेडिकल इमर्ज होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर धीरे धीरे इसने पानी सोख किया, ये स्वेल हुआ, जैसे ही यहाँ पर टेस्टा सॉफ्ट होके बर्स्ट होगी तो यहाँ पर डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी किसकी, रेडिकल की। तो रेडिकल विल इमर्ज एंड इट विल ग्रो डाउनवर्ड। ठीक है, और ये बना देगी रूट सिस्टम। आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, राइट। फिर प्लिम्यूल जब इमर्ज होगा, ठीक है, तो प्लिम्यूल इमर्ज होगा तो ये जाएगा ऊपर की तरफ को और इससे बनेगा शूट सिस्टम। क्लियर? अब यहाँ पर जो खाना है ना वो खाना सारा का सारा कहाँ है, कॉटिलिडन्स में है। तो जब ये एम्ब्रायो ग्रो हो रहा है, जब रूट और शूट सिस्टम बन रहे हैं, उस टाइम पर सारा खाना आएगा कॉटिलिडन्स से। तो इनिशियल स्टेजेस जो होती है ना डेवलपमेंट की इन केस ऑफ पी सीड, तो आप देखोगे जो प्लिम्यूल है ना वो ऐसे डेवलप हो रहा है। ठीक है, आगे को और डेवलप हुआ, फिर और डेवलप हुआ। अब फाइनली ये जो लेयर है ना सॉइल की, जब यहाँ पर पहुंचेगा तो भी ये ऐसे ही हो रहा होगा। जैसे ही सॉइल की लेयर से ये इमर्ज होगा ये सीधा डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो आर्च शेप है ना, इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि किसी भी तरह का डैमेज, क्योंकि उसको क्या करना है, उसको ग्राउंड को पुश करना है, उसको सॉइल को पुश करना है और फिर बाहर निकलना है। तो उस केस में किसी भी तरह का डैमेज प्लिम्यूल को नहीं होता है जब वो ऐसे आर्क शेप में ग्रो करता है, इमर्ज करता है फ्रॉम सॉइल। तो यहाँ पर कॉटिलिडन्स जो है ना वो अभी तक हैं। जब एक प्लांट खुद से अपना खाना बनाने लग जाता है तो उस टाइम पर ये कॉटिलिडन्स जो है ना वो गिर जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर कौन सी जर्मिनेशन हो रही है, यहाँ पर हो रही है हाइपोजियल जर्मिनेशन। कौन सी, हाइपोजियल, क्योंकि यहाँ पर जो प्लिम्यूल है ना, सॉरी जो एपिकोटाइल है वो पहले जर्मिनेट हो रहा है। पहले जर्मिनेट होगा तो धीरे 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 एपिकोटाइल बाहर की तरफ आता रहेगा, राइट। तो यहाँ पर अगर एपिजियल नहीं, एपिकोटाइल पहले इमर्ज हो रहा है तो उस केस में जो जर्मिनेशन होगी वो हाइपोजियल होगी। तो कॉटिलिडन्स ग्राउंड के नीचे ही रहेंगे, राइट। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं जहां पर है जर्मिनेशन ऑफ बीन सीड। ठीक है, पी सीड हमने कर लिया, तो बीन सीड।
तो बीन्स में क्या होता है कि सबसे पहले वही है, जब हम सीड को सो करेंगे तो सीड क्या करेगी, वाटर एब्जॉर्ब करेगी, वो स्वेल कर जाएगी। अब यहाँ पर ना रेडिकल इमर्ज होना शुरू हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पर ना सबसे पहले हाइपोकोटाइल जर्मिनेट होना शुरू होगा, ठीक है। तो हाइपोकोटाइल इमर्ज होना शुरू होगा। तो जब हाइपोकोटाइल इमर्ज होगा तो ये भी कुछ ऐसे ही आर्क शेप में ऐसे नीचे नीचे को ऐसे ग्रो होता रहेगा। फाइनली यहाँ पर रूट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या कि ये जो आर्क शेप में हाइपोकोटाइल इमर्ज हो रहा है ना, ये ऐसे आर्क बना के रखेगा, धीरे 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 ही ग्रो करता जाएगा, नीचे को रूट्स डेप्थ में आती जाएंगी और जब जैसे ही ग्राउंड से ऊपर को इमर्ज करेगा ये इन कॉटिलिडन्स को ग्राउंड के ऊपर को खींच लेगा। तो इसका मतलब कि जो कॉटिलिडन्स हैं वो ग्राउंड के ऊपर आ जा रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि हाइपोकोटाइल पहले जर्मिनेट हो रहा है तो दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन विल बी एपीजियल जर्मिनेशन। क्लियर? तो आई होप ये आपको समझ आया है। तो यहाँ पर कॉटिलिडन्स पहले ग्रो करेंगे एंड सून दीज कॉटिलिडन्स, जब ये ग्रो हो जाएगा, जब ये सफिशिएंटली मतलब रूट्स अच्छे से डेवलप हो जाएंगी, शूट्स अच्छे से डेवलप हो जाएंगी, ये अपना खाना खुद बनाने लग जाएगा, तो उस टाइम पर जो कॉटिलिडन्स होंगे दे बिकम द फर्स्ट लीव एंड सून फॉल ऑफ आफ्टर द फॉलिएज लीव ग्रो। मतलब कि जब उसकी अपनी ट्रू लीव्स आएंगी तो तब ये कॉटिलिडन्स गिर जाएंगे, ठीक है, खत्म हो जाएंगे, प्लांट से अलग हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे। सो दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन वेयर द कॉटिलिडन्स इमर्ज अबव द ग्राउंड, सो वी कॉल इट एज एपीजियल जर्मिनेशन, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस समझ आया आपको। अब हम बात करेंगे जर्मिनेशन इन मेज ग्रेन। तो मेज ग्रेन में क्या होता है, अभी तक तो क्या था कि हमने बीन सीड पी सीड लिया, दोनों के केस में दे वर द डाइकोटिलिडन्स, ठीक है। तो उनके पास दो दो कॉटिलिडन्स थे, तो वहां पर कॉटिलिडन्स थे जो उनको खाना दे रहे थे। अब इस केस में क्या होता है, मेज के केस में सिर्फ एक ही कॉटिलिडन है और जहां पर एक सिंगल कॉटिलिडन होता है उस सिचुएशन को हम, उस सीड के कॉटिलिडन को हम क्या बुलाते हैं, स्क्यूटेलम। रिमेंबर हमने ये अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था मेज ग्रेन के केस में। तो यहाँ पर मेज ग्रेन का भी सेम ही है, जैसे ही आप ग्रेन को पानी में डालोगे वो खूब सारा पानी पी जाएगा और वो स्वेल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि रेडिकल ना, आपको याद है हमने कैसे पढ़ा था, ये कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पर एक एलियरॉन लेयर थी और इसके बीच में ये वाला जो पार्ट था दिस वाज एंडोस्पर्म, जो यहाँ पर फूड रिजर्व का काम कर रहा था। तो उसके नीचे यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन था जहाँ पर एम्ब्रायो था। तो इसमें ये कुछ ऐसे हमने मार्क किया हुआ था। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन था दिस वाज प्लिम्यूल, है ना, और जो नीचे वाला था वो था रेडिकल। क्लियर? अब क्या होता है कि जब हम इन दोनों के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो हमने यहाँ पर कुछ कवरिंग्स के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जो प्लिम्यूल को कवर करती है एक प्रोटेक्टिव शीट, दैट इज कोलियोपेटाइल, ठीक है। P फॉर प्लिम्यूल, P फॉर पेटाइल, याद रखना। और जो नीचे रेडिकल को कवर कर रही थी दैट वाज कॉलीरिजा, ठीक है। सो दैट वाज कॉलीरिजा। तो होता क्या है कि जब यहाँ पर ना सीड ग्रो करना शुरू करता है तो पहले तो प्लिम्यूल और रेडिकल को ये प्रोटेक्टिव कवरिंग्स, प्रोटेक्टिव शीथ को ब्रेक करना पड़ता है। तो पहले रेडिकल क्या करेगा, वो अपनी कॉलीरिजा जो उसकी प्रोटेक्टिव शीथ है उससे बाहर आएगा, और जो फ्रूट वॉल है, तो यहाँ पर फ्रूट वॉल और सीड वॉल दोनों क्या होती हैं, एक दूसरे के साथ मर्ज हुई होती हैं, तो वो उससे बाहर आएगा। अब धीरे धीरे यहाँ पर रूट्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। तो अब क्या होगा, यहाँ पर यहाँ से नीचे की तरफ को रूट्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगी और ऊपर की तरफ को जो प्लिम्यूल है वो भी ग्रो करना शुरू कर देगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और ये कॉलियोपेटाइल को ब्रेक कर देगा और उसके बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब जितना भी खाना इसको ग्रो करने के लिए चाहिए वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है स्क्यूटेलम से। अब होता ये है कि ये जो रेडिकल है ना, ये धीरे धीरे
डीजेनरेट हो जाता है और नई रूट्स डेवलप होती हैं फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, और ऐसी रूट्स जो स्टेम के बेस से डेवलप हो रही हैं उन्हें हम बुलाते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, सो इट इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव स्टडीड इन बीन एंड पी सीड, राइट। लेकिन यहाँ पर भी जो एक चीज हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि जो कॉटिलिडन है ना वो ग्राउंड के नीचे ही रह रहा है। तो इसका मतलब ये कैसी जर्मिनेशन हुई? दिस इज हाइपोजियल जर्मिनेशन। ठीक है, तो कॉटिलिडन्स दे रिमेन बिलो द ग्राउंड, सो दिस इज हाइपोजियल जर्मिनेशन। क्लियर? तो अब यहाँ पर प्लिम्यूल जो है वो अपनी प्रोटेक्टिव शीट को काटता हुआ चीरता हुआ निकलेगा। ठीक है, कॉलियोपोटाइल को पूरा पियर्स कर देगा, और जो कॉटिलिडन है जिसे हमने स्क्यूटैलम बोला था, इट एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द एंडोस्पर्म दैट टिल इट इज एग्जॉस्टेड। तो खाना एंडोस्पर्म में है, तो कॉटिलिडन अपना खाना इस एंडोस्पर्म से लेता रहेगा तब तक जब तक एंडोस्पर्म का खाना खत्म नहीं हो जाएगा। नाउ हाइपोकोटाइल डज नॉट इलोंगेट, तो यहाँ पर जो हाइपोकोटाइल है ना वो इलोंगेट नहीं करेगा, मतलब जो रेडिकल के पास वाला पार्ट है ना वो इलोंगेट नहीं करेगा। यहाँ पर इलोंगेट कौन करेगा? यहाँ पर इलोंगेट करेगा एपिकोटाइल। ठीक है, तो एपिकोटाइल जो है वो ऊपर की तरफ को बढ़ता जाएगा और शूट सिस्टम जो है वो डेवलप होता जाएगा। सो दिस वाज जर्मिनेशन इन मेज ग्रेन। क्लियर? सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। सो नाउ कमिंग ऑन टू विविपेरस जर्मिनेशन। तो हमने ओविपेरस टाइप ऑफ जर्मिनेशन पढ़ा है और विविपेरस भी पढ़ा है, राइट। तो हमने विविपेरस पढ़ा है एनिमल्स के केस में, ओविपेरस भी एनिमल्स के केस में पढ़ा है। तो विविपेरस क्या होता था? मतलब एक ऐसी डेवलपमेंट होती थी बेबी की जहां पर बेबी पहले मदर के अंदर डेवलप होता है एंड फाइनली व्हेन द बेबी इज रेडी तो बेबी मदर की बॉडी से बाहर आता था। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी प्लांट्स के केस में भी एक ऐसी जर्मिनेशन देखी गई है जो कुछ ही प्लांट्स में होती है, जैसे कि मैनग्रोव्स में एक स्पेशल मोड होता है जर्मिनेशन का जिसे हम सीड जर्मिनेशन बुलाते हैं या विविपेरी बुलाते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो सीड है ना वो जर्मिनेट करता है फ्रूट के अंदर व्हेन इट इज स्टिल अटैच टू द पेरेंट प्लांट। तो यहाँ पर सीड फ्रूट के अंदर ही जर्मिनेट करता रहता है और ये जो फ्रूट होता है ना ये पेरेंट की बॉडी से ही अटैच्ड होता है। अब जब जर्मिनेशन हो जाती है उसके बाद पेरेंट इस सीडलिंग को ड्रॉप कर देता है और अब ये सीडलिंग एक इंडिपेंडेंट प्लांट की तरह एग्जिस्ट करने लगती है, राइट। तो यहाँ पर सीडलिंग क्या है? सीडलिंग बेसिकली अगर हम जर्मिनेशन की बात करें ना तो किसी भी जर्मिनेशन में जो प्लांट्स होते हैं ना उसका एंड में क्या काम होता है कि हमें सीडलिंग बनाना है। ठीक है, तो ये वो स्टेज है ग्रोथ की, एक प्लांट के ग्रोथ की, जहाँ से जो सीड है वो पूरी तरह इंडिपेंडेंट हो जाता है फ्रॉम द प्लांट। तो मतलब अभी तक क्या था? फ्रूट के अंदर सीड था, ठीक है, तो उसका जो भी खाना है एम्ब्रायो जो है उसको सब दे रहा है, मतलब एम्ब्रायो को सब कुछ सीड ही दे रहा है, उसको कॉटिलिडन से खाना मिल रहा है। तो अब एक स्टेज ऐसी आती है जब एक सीड जो है वो जर्मिनेट कर जाता है और अब वो अपना खाना खुद बना सकता है। ठीक है, तो उस स्टेज को हम बुलाते हैं सीडलिंग, मतलब कि उसके रूट्स जो है वो पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे और जो उसके शूट्स हैं वो फोटोसिंथेसाइज करके उसी प्लांट के लिए खाना बनाना शुरू कर देंगे। सो दिस स्टेज इज कॉल्ड एज अ सीडलिंग। तो यहाँ पर सीड जो है वो सीड वाली स्टेज से निकल के अब पहुंच चुका है सीडलिंग पर और अब वो एक इंडिपेंडेंट प्लांट की तरह एग्जिस्ट कर सकता है। सो दैट इज सीडलिंग। ठीक है, तो इस पिक्चर में हमें विविपेरस जर्मिनेशन दिखाने की कोशिश की गई है, जहां पर अगर आप यहाँ पर देखोगे सो दिस इज राइजोपोरा। ठीक है, तो ये राइजोपोरा प्लांट है, राइजोफोरा। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है कि ये पेरेंट प्लांट है, पेरेंट प्लांट से हमें ना ये, तो यहाँ पर हमें
ट्विग की डेवलपमेंट देखने को मिल रही है विच इज अटैच्ड टू द पेरेंट प्लांट। तो यहाँ पर हाइपोकोटाइल जो है वो भी डेवलप हो रहा है, यहाँ पर रेडिकल है ये डेवलप हो रहा है। तो धीरे धीरे यहाँ पर जो एक सीड है ना वो जर्मिनेट कर रहा है, लेकिन अभी तक ये पेरेंट की बॉडी से ही अटैच्ड है, ठीक है। तो अपना न्यूट्रिशन अभी तक ये वहीं से ले रहा है, कॉटिलिडन से ही आ रहा है, मतलब पेरेंट से ही आ रहा है। तो अब क्या होगा, जब ये इतना सफिशिएंट हो जाएगा कि ये खुद से ग्रो कर सकता है, अपना पानी खुद एब्जॉर्ब कर सकता है, अपना खाना खुद बना सकता है, तब ये डिटैच हो जाएगा पेरेंट की बॉडी से और ये ऐसे मड में जब ये गिरेगा सॉइल के ऊपर तो अब इसकी रूट्स डेवलप हो जाएंगी और ये एक इंडिपेंडेंट प्लांट की तरह ग्रो करना शुरू कर देगा, राइट। तो अभी तक जो सीड्स है ना वो इस फ्रूट के अंदर ही थे, क्लियर। सो दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन इज कॉल्ड एज विविपेरस जर्मिनेशन। I hope this is clear. So this was all from our today's chapter, the seed. तो I hope seed के structures और seed की germination आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में, please ask your doubts on ask question section of learnohub.com. So I will see you soon with the next chapter. Till then you all take care and as you all know, LearnoHub मतलब free है पर best है।